लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम। वेलकम टू अन अकेडमी बीपीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं सुजीत, मैं आपको करा रहा हूँ पॉलिटी। बहुत ही डिटेल फॉर्म में आज हम लोग पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैंने जो लेक्चर प्रिपरेट किया था आपके लिए, वो लेक्चर जो बनाया था आपके लिए, उसमें सबसे पहले लेक्चर में पॉलिटी में कराया था हाउ टू स्टडी पॉलिटी। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को बहुत ही डिटेल फॉर्म में देखा होगा कि हाउ टू स्टडी पॉलिटी, पॉलिटी को हम लोग कैसे पढ़े, किस आधार पर पढ़े, तो आपको अभी जो मैं कराने वाला हूँ, जिन लोगों ने भी पिछले लेक्चर को नहीं देखा, आप बहुत अच्छे तरीके से पिछले वाले लेक्चर को देखिए। और पिछले वाला लेक्चर अगर अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो ये लेक्चर भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, देखते हैं। जिन लोगों को भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है हमारे स्पेशल क्लास के लिए, और प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन, वो हमारे रेफर कोड SUZET रेफर कोड का प्रयोग करें और आपको 10% का ऑफर मिलने वाला है। कितने का ऑफर मिलने वाला है? 10% का ऑफर मिलने वाला है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या चर्चा करेंगे? भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इस बारे में आज हम लोग देखेंगे कैसे भी क्या क्या कंसेप्ट भारत में संघ के व्यवस्था में दिया गया है। ये सब बातों को आज हम लोग बहुत ही डिटेल फॉर्म में चर्चा करेंगे। सबसे पहला लाइन देखिए क्या लिखा है। भारत के संविधान भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसकी इस क्षेत्र का चर्चा किया गया। अब संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो स्टार्ट किए हैं हम लोग, वो हम लोग किए हैं जैसे आपको मैंने बताया था कि हम लोग सबसे पहले भाग 5 को स्टार्ट किए थे। तो भाग 5 पढ़ा, भाग 6 को भी पढ़ा। आज हम लोग स्टार्ट किए भाग 1, और भाग 1 में जो अनुच्छेद का मेंशन किया गया है, भाग 1 से लेकर 4 तक, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक मेंशन किया गया है। तो ये 1 से 4 तक के आर्टिकल को पढ़ेंगे। आप आज बहुत ही अच्छे तरीके से आज से समझते जाना कि अनुच्छेद भाग 1 कहने का मतलब चैप्टर 1। अगर पूछेगा भारत के संविधान के भाग 1 में क्या लिखा है, तो संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। अगर पूछेगा भाग 1 में क्या लिखा है, संघ एवं इसका क्षेत्र, संघ एवं इसका क्षेत्र, ये कौन से भाग में है? भाग 1 में है। कौन से भाग में है? भाग 1 में है। संघ एवं इसका क्षेत्र, संघ एवं इसका क्षेत्र कौन से भाग में है? भाग 1 में है, संघ एवं इसका क्षेत्र। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि संविधान के भाग 1 में क्या है, संघ और इसके क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया गया है भारतीय संविधान के भाग 1 में। तो सबसे पहले देखेंगे, और वो अनुच्छेद जो है भाग 1 में, जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो देखते हैं हम लोग, चलिए सबसे पहले देखते हैं। राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उसके क्षेत्र का विस्तार संविधान की पहली अनुसूची में। देखो, पहला चीज आप यहाँ पे जो समझना, भाग 1 में क्या है। अगर यहाँ पे एक प्रश्न पूछे भारतीय संविधान का भाग 1 में क्या मेंशन किया गया है, तो भाग 1 में मेंशन किया गया है संघ और इसका राज्य क्षेत्र। आप क्या बोलते हैं, बताएंगे कि भाग 1 में किसका उल्लेख किया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 आपको समझ में आ रहा होगा कि भाग 1 में क्या चीज़ का वर्णन किया गया? संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। अभी आप देखना यहाँ पे ध्यान से, अगर पूछा जाए अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुसूची 1 में नाम, राज्यों के नाम, आप ये लाइन को देखो, राज्यों के नाम और उसके क्षेत्र का विस्तार, उसके क्षेत्र का विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में, मतलब संघ शासित राज्यों के, राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम, जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश है उनका नाम, केंद्र शासित प्रदेश है उनका नाम, और भारत में जो अलग अलग राज्य हैं उन सारे का नाम, और कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, यूपी का बॉर्डर किसके किसके साथ लगता है, वो कितना कितना में फैला हुआ, ये सारे बातों की जो चर्चा है वो अनुसूची 1 में है। तो पूछा जाएगा कि बिहार का नाम बिहार है, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। कौन से अनुसूची में लिखा हुआ है? अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। झारखंड नाम झारखंड, झारखंड का नाम झारखंड होगा, ये कौन भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? तो ये अनुसूची 1 में ऐसे बातों का मेंशन किया गया है। कौन सा अनुसूची में? अनुसूची 1 में। किसमें ये मेंशन किया गया है? अनुसूची 1 में किया गया। राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उसके क्षेत्र का विस्तार का संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया। तो भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र
और भाग अनुसूची 1 में राज्यों के नाम, उसका क्षेत्र विस्तार, उसके नाम और उसके क्षेत्र विस्तार का मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 1 में क्या मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 को देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 1 में क्या मेंशन किया गया है, इस चीज़ों के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अनुच्छेद 1 में किन बातों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया। 1 में कहा गया इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। भारत जो है वो सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण करता है। तो भारत का अस्तित्व तभी है जब सारे राज्य मिले हैं, तभी भारत बनता है। तो सारे राज्य को मिलाकर क्या बना है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका संघ में है। राज्य को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखो यहाँ पे, आप देखो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है अनुच्छेद 1 को समझने के लिए कि भारतीय संघ जो है, मान के चलो यहाँ पे मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, अलग अलग राज्य सरकार है। तो ऐसा नहीं है, भारत का राज्य उतना स्वतंत्र नहीं है कि एक राज्य भारत का कहेगा, मान के चलो ये बिहार है, कहेगा हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं जा सकता है। झारखंड है, बोलेगा हम चलो बांग्लादेश में मिल जाता है, ऐसा नहीं मिल सकता है। यूपी है, वो बोलेगा चलो हम और किसी देश के साथ मिल जाते हैं, चाइना के साथ मिल जाता है। आसाम बोलेगा हम। तो भारत का जो राज्य है, भारत का जो राज्य है वो उतना स्वतंत्र नहीं है और किसी समझौते के अंतर्गत इन सारे राज्य को भारत में नहीं मिला। मतलब कहने का तात्पर्य, ये जो राज्य आप देख रहे हैं ये एक पार्ट है, किसका पार्ट है, भारत। और यही सभी राज्य को मिलाकर एक सेंट्रल का निर्माण होता है जिसको हम लोग कहते हैं संघ, वो है बीच में, भारत राज्यों का संघ है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। यहाँ कोई समझौते के आधार पर भारत का राज्य का निर्माण, जैसा कि अमेरिका संघ में है। अमेरिका संघ में क्या है, सारे राज्य के बीच में एक समझौता है, उसके हिसाब से चलता है। राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। बताया मैंने। जो दूसरा पॉइंट है कि भारत के जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। भारत के जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों पॉइंट। अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, और यह अनुच्छेद 1 में कहा गया भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका संघ में है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे क्या क्या समझ में आया, तो आपको यहाँ पे क्या क्या समझ में आया ये आप डिटेल तरीके से देखिए। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए क्या आया। यहाँ जो सबसे पहले अभी मैंने समझाया वो ये समझाया कि जो भारतीय संविधान का भाग पहले भाग 1 में क्या है, तो संघ और इसका राज्य क्षेत्र, ये आपको समझ में आ गया होगा। संघ और इसका राज्य क्षेत्र ये किस में है, भाग 1 में है। अनुसूची 1 में क्या है, तो संघ शासित प्रदेश और राज्यों के नाम कौन से अनुसूची में दर्शाया गया है, 1 में दर्शाया गया है। और अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया का नाम भारत होगा, ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है। और ये संविधान सभा के सभी लोगों के समर्थन के बाद ही भारत वही है और इंडिया भी एक ही है, मतलब भारत जो कि इंडिया है। ये आपको समझ में आया। तो भारत इंडिया कहने का तात्पर्य एक ही होगा। ये दोनों नाम भारत और इंडिया, ये दोनों नाम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में मेंशन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में मेंशन किया गया भारत जो कि इंडिया है, भारत जो कि इंडिया है। समझ में आया आपको यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणी में बांटा गया है। अब वो 3 श्रेणी कौन कौन सा है? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 3 श्रेणियां अलग अलग कौन कौन सी श्रेणियां हैं? सबसे पहला आप देखिए, राज्यों के क्षेत्र, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, मतलब ये राज्य के जो क्षेत्र हैं, संघ क्षेत्र केंद्र शासित। और ऐसे क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अभी आप 1 मिनट आप देखो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ।
आप देखेंगे जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट को समझने के लिए मैं मैप का थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ। आप देखेंगे जो जम्मू कश्मीर, अभी अभी आप कभी आप देखे होंगे जम्मू कश्मीर के पार्ट को, तो पहला ये देखो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर का, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये है अभी पाकिस्तान के पास, ये वाला पार्ट। और जम्मू कश्मीर का अभी हाल में ये चल रहा है मामला, ये जो है ये अक्साई चीन का इलाका, ये है चाइना के पास, इधर चाइना है। तो ये जो पार्ट है ये चाइना के पास है पार्ट, समझ में आ रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है ये वाला पाकिस्तान के पास है, ये वाला पार्ट। तो ये लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, LOC। ये लाइन कौन है, LOC। और ये लाइन जो है LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, ये दो लाइन है जिसी को कहते हैं सीज फायर। तो ये वाला क्षेत्र को भी अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत के राज्यों के नाम, ये जो राज्य आपको दिख रहा है इस राज्यों के नाम। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश का नाम, आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार यहाँ पे है, ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश है। दमन एंड द्वीप यहाँ पे है, दमन एंड द्वीप इधर है। ये दोनों मिलाकर अभी एक ही जिला कहलाता है, दमन एंड द्वीप। आप समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पे चंडीगढ़ है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ है। तो इस तरह से क्या है, सभी राज्य को मिलाकर सभी राज्य, पहला क्या है अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, राज्य, केंद्र शासित राज्य और वैसा क्षेत्र। कैसा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जिसको कभी भारत सरकार अपने में मिला सकती, कभी भी मिला सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये भी आपका आता है, इसका जो मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है कहाँ पे, अभी आप देखो। चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं। ये हम लोग समझ गए अनुच्छेद 1 में क्या है। अब हम लोग अभी देखते हैं अनुच्छेद 2 में संसद को 2 शक्तियां प्रदान की गई है। आप जल्दी से बताइए वो कौन कौन सी शक्ति है, 2 शक्तियां अनुच्छेद 2 में संसद को 2 शक्तियां प्रदान की गई है। आप देखिए अनुच्छेद 2 में, अभी देखो बहुत सारे बच्चे को 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में डिफरेंस पता नहीं चलता कि बेसिक लेवल का क्या अंतर है। अनुच्छेद 2 में क्या मेंशन किया गया है और अनुच्छेद 3 में क्या मेंशन किया गया है। देखो जरा अनुच्छेद 2 को पढ़ना। 1 में समझ गया कि भारत का नाम इंडिया होगा और भारत भी होगा, यह अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 1 के अंतर्गत 3 क्षेत्रों के बारे में हम लोग मेंशन करते हैं। पहला आप देखिए यहाँ पे राज्य क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। अब 2 में देखते हैं, तो अनुच्छेद 2 में संसद को 2 शक्तियां प्रदान की गई है, नए राज्य को संघ में शामिल करें और नए राज्य को गठन करने की शक्ति। ये क्या है। और अनुच्छेद 3 को जब आगे देखेंगे, आप देखो अनुच्छेद 3 में क्या है कि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। अब ये दोनों में डिफरेंस समझ में, दोनों में नए नए राज्य लिखे हुए हैं, तो नया नया राज्य का क्या तात्पर्य है, दोनों में क्या सेंस बेसिक डिफरेंस है, ये देखिए। अब ये क्या है, इस चीज़ों को आप जरा डिटेल फॉर्म में समझिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 2 है, आप देखो आर्टिकल 2 जो है, ये आर्टिकल 2 कहता है कि भारत के बगल का कोई राज्य या वह क्षेत्र जो भारत का पार्ट नहीं है, जो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो किसी और देश का पार्ट है, उस पार्ट को अगर हम भारत में शामिल कर लेते हैं, उस पार्ट को हम कहाँ शामिल कर लेते हैं, अगर भारतीय क्षेत्र में हम शामिल कर लेते हैं, तो ये पावर दिया गया अनुच्छेद 2 में कि नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे बांग्लादेश का कोई प्रांत हम ले लिए, पाकिस्तान का कोई प्रांत ले लिए हम लोग, और चाइना का कोई प्रांत ले लिए, या नेपाल में मुझे कहे कि ये प्रांत ले लो आप, तो इस तरह से अगर कोई नया प्रांत को ऐड कर सके, जोड़ सके, तो ये आर्टिकल 2 में मेंशन किया गया। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में ऐसे बातों की चर्चा की गई है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये चर्चा कहाँ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में, जब नए राज्य को हम लोग ऐड कर सकते हैं, नए राज्य को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो आपको समझ में आया। 1 में भारत जो कि इंडिया होगा, 2 में नए राज्य को जोड़ सकते हैं, और वो नए राज्य क्या होगा? जो भारत के राज्य को छोड़कर अगर कोई नया राज्य, अब देखो, जैसे मान के चलो ये उत्तर प्रदेश को तोड़ के एक नया राज्य बना दिया, ये 3 में मेंशन किया गया, ये आर्टिकल 3 में है। लेकिन भारत के बगल का कोई राज्य को, जैसे आप देखो मैप में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, देखो आप एक मिनट, ये आप देखो, ये मान लो यहां पे एक नया राज्य हम ऐड कर ले, तो ये नए राज्य का ये आर्टिकल 2 मेंशन करता है अनुच्छेद 2 में। मान लो नेपाल का इतना सा प्रांत हम लोग ले ले, ये नेपाल का ये प्रांत हम लोग ले ले, ये आर्टिकल 2 में संसद को पावर दिया है, आप ऐसा जोड़ सकते हैं नए राज्य को। यहाँ बांग्लादेश का ले लें, या भूटान का कोई पार्ट हम लोग ले लें, या म्यांमार का कोई पार्ट ले लें, तो ये आर्टिकल 2 में मेंशन। लेकिन आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 करता है किसी राज्य के सीमा में ऐसे करके तोड़ सकते हैं हम, मेरा पहले से राज्य इसको तोड़ दिए, 2 अलग अलग राज्य बना दिए, या इसका नाम बदल सकते हैं, इसके सीमा का छोटा बड़ा कर सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश थोड़ा बड़ा होगा, महाराष्ट्र थोड़ा छोटा होगा, छत्तीसगढ़ को घटा सकते हैं, झारखंड को बढ़ा सकते हैं कि ये झारखंड का पार्ट हो गया। तो इस तरह का करने का जो पावर है ना, वो हम लोग करते हैं आर्टिकल 3 में। किस में करते हैं? आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में ऐसा मेंशन किया गया है। तो 2 और 3 में आप समझ में आने, दोनों में नए राज्य, वो भी अगर देखो आप महाराष्ट्र को काटकर अगर एक नया राज्य हम यहाँ पे बनाते हैं, महाराष्ट्र 2 M2 राज्य, ये भी नया राज्य बना है। और अगर हम इसको भी करते हैं तो ये भी नया, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये जो नया राज्य बना है तो नए क्षेत्र को हम लोग ने शामिल किया है, जो आज से पहले भारत में शामिल नहीं था, ये अनुच्छेद 2 में मेंशन किया गया है। और किसी राज्य को सीमा को तोड़कर एक नया राज्य का निर्माण, तो ये अनुच्छेद 3 में किया गया। आई होप आप लोग को 2 और 3 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, कि अनुच्छेद 2 का कंसेप्ट क्या है और अनुच्छेद 3 का कंसेप्ट क्या है और अनुच्छेद 1 में क्या मेंशन किया गया है। ये तीनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया? तो 2 समझ में आ गया होगा, 3 अभी हम लोग देखते हैं। 3 ये समझ में आया, राज्यों के पुनर्गठन संबंधित अधिकार। यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये देखो क्या क्या कर सकते हैं। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, नाम भी बदल सकते हैं मान लो। तो ये पावर है संसद के पास आर्टिकल 3 में। जैसे आप देखेंगे तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, किसका गठन किया गया? तेलंगाना राज्य का जो गठन किया गया है, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? 3 के अंतर्गत, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश को तोड़कर अलग किया गया है तेलंगाना को। ये आपको समझ में आया? आंध्र प्रदेश से हटाकर तेलंगाना को अलग किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, अनुच्छेद 3 में 2 शर्तें का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त परिवर्तन संबंधी कोई अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो आप अभी अनुच्छेद 3 पढ़े, अनुच्छेद 3 में आपने क्या पढ़ा? देखो आप अनुच्छेद 3 में पढ़ा आपने, जो भारत का पहला पुराना राज्य है, मतलब जो हमारे पास पहले से राज्य है, मान के चलो, उस राज्य के सीमा में बदलाव हम कर सकते हैं, सीमा क्षेत्र में और भी कुछ कुछ बदलाव हम लोग कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा अनुच्छेद 3 में। अब यहाँ पे देखने वाला बात ये है और समझने वाला बात क्या है कि इसमें 2 शर्तें लाया गया ये अनुच्छेद 3 में। क्या है? पहला देखो, उपरोक्त परिवर्तन, पहला पॉइंट आप देखना ध्यान से और समझने की कोशिश करना, या और मैं समझा भी दूंगा। उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति अध्यादेश की पूर्व, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। मतलब उपरोक्त मतलब ऊपर जो हमने 3 में पढ़ा है कि किसी राज्य का नाम बदलना, मान लो बिहार राज्य का नाम नीतीश कुमार करना है,
ठीक है। तो ऐसा अगर संविधान में करना हो तो इसके लिए पहले अध्यादेश मतलब आदेश जारी करते हैं कौन, राष्ट्रपति। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, राष्ट्रपति उस अध्यादेश को राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। मतलब मान लो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी किया, बिहार का नाम नीतीश कुमार करना है, तो इस अध्यादेश को बिहार के विधानमंडल में भेजा जाएगा और विधानमंडल की सहमति का बेसब्री से इंतजार करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन एक बात यहाँ है कि जो राष्ट्रपति है ना, वो विधानमंडल की सहमति को माने या ना माने ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति। वो सिर्फ एक नाम मात्र का है कि उनको भेज दिया है, एक तो जानकारी भी हो, दूसरा क्या है अगर सहमति मिल जाए तो और भी बेटर है। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। राष्ट्रपति संसद के राज्य विधानमंडल को मत को मानने या ना मानने के लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं विधानमंडल बोला नहीं नीतीश कुमार नहीं करो, सुशील मोदी कर दो बिहार राज्य का, तो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन, राष्ट्रपति, जो मन में आएगा वो कर देगा। इस तरह भारत को सही कहा गया विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। मतलब राज्य तो अलग अलग बटा हुआ है, राज्य क्या अलग अलग बटा है, लेकिन संघ क्या एक ही है। भारत का राज्य बहुत आधार पर अलग अलग भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, जस्ट एक समीकरण आप देखें, नॉर्मली तो भाषा के आधार पर सारे राज्य विभक्त है, लेकिन भारत को कहा जाता है विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया। अमेरिका को क्या कहा गया है, अमेरिका को कहा गया अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया। मतलब वहाँ राज्य देखो यहाँ पे ना राज्य विभाज्य हैं और ना संघ अविभाज्य है, कहा गया है। ठीक है। अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया और भारत को सही कहा गया विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 1, 2, 3। अब हम लोग को अगर 2, 3 समझ में आया है तो इससे समझ में आएगा 4। चलिए अभी हम लोग 4 को देखते हैं। 1 समझ में आ गया अच्छे तरीके से, 1 में क्या मेंशन किया गया। 2 समझ में आ गया अच्छे तरीके से। 3, तो 2 और 3 में जो मेंशन किया गया है, देखो आप यहाँ पे ध्यान से एक बातों को देखना और समझना कि कोई भी तरह का अगर संविधान में सुधार होता है, किसी भी तरह का संविधान में अगर सुधार होता है, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत माना जाता है। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उस बातों को माना जाता है कि कोई भी किसी भी बातों को लेकर अगर सुधार होता है। लेकिन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के में अगर किसी प्रकार का सुधार किया गया, मतलब किसी राज्य के नाम को बदला गया, राज्य के मान के चलो राज्य के नाम को बदला गया, अगर राज्य के नाम को बदला गया तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा, 3 के अंतर्गत। लेकिन इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यही बात कहता है आर्टिकल 4। समझ में आया। अब 4 क्या कहता है कि 3 के अंतर्गत कुछ भी करेगा उसको संशोधन नहीं माना जाएगा, और 2 के अंतर्गत भी कुछ भी करेगा उसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान में सुधार नहीं माना जाएगा, ये आर्टिकल 4 कहता है। तो 1, 2 से लेकर 1, 2, 3, 4 बहुत ही आसान आर्टिकल है। अनुच्छेद 1 में क्या किया गया, भारत जो कि इंडिया है, और 2 में क्या कहा गया, किसी भी नए क्षेत्र का गठन कर सकते हैं भारत क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे बांग्लादेश का कोई राज्य को मिला सकते हैं, ये 2 में है। और 3 में जो भारत में पहले से राज्य है उसकी सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 में। और 4 में मेंशन किया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन का रूप नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन का रूप नहीं माना जाएगा। यह आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा।
ये आपको यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 2 यहाँ पे लिखा भी है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि संविधान के अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषणा किया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको नहीं माना जाएगा। 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जरा यहाँ पे देखो, अब तो ये मामला था राज्य क्या होगा नहीं होगा, अभी थोड़ा उसका हिस्ट्री को हम लोग सीखेंगे और उसके हिस्ट्री में क्या सीखना है इस बातों को जरा समझेंगे हम लोग। सबसे पहले आप देखो कि भारत आज़ादी के बाद 542 रियासत था भारत में। आज़ादी के समय बोलो या आज़ादी के बाद करो, 542 प्रोविंसेस थे भारत में। प्रोविंसेस कहने का तात्पर्य है वैसा प्रांत था भारत में। प्रोविंसेस कहने का तात्पर्य है कि वैसा प्रांत था भारत में, वैसा प्रांत भारत का जो कि आज़ादी के बाद स्वतंत्र था। या तो पाकिस्तान में जा सकता है या तो भारत में शामिल हो सकता है या वो स्वतंत्र रह सकता है। 542 में 539 राज्य या देशी रियासत के प्रांत भारत में शामिल कर लिया गया। किसी भी तरह से साम दंड भेदभाव के द्वारा किसी भी तरह से भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हम लोग लौह पुरुष के नाम जानते हैं, और एक यूनिटी का प्रतीक दिया था। भारत के बहुत सारे प्रोविंसेस को मिलाने में इनकी बहुत बड़ी योगदान रही थी। बच गया 3, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा मिला लिया गया, जूनागढ़ को जन्म संग्रह के द्वारा, और कश्मीर तो स्वतंत्र ही रह गया था, लेकिन बाद में अभी तक देख रहे हैं आप मामला चल ही रहा है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक बार, जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत ही डिटेल फॉर्म में। तो उसके बाद भारत में जो राज्य बनाने की एक समस्या था, तो देखो क्या हुआ था। उस समय भारत में राज्यों को 4 ग्रुप में बांटा था, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाई की 2 श्रेणी थी। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाई की 2 श्रेणी थी। पहला ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देशी रियासतें। पहला है ब्रिटिश प्रांत और दूसरा है देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें कहने का क्या तात्पर्य है, इस बातों को समझना है। पहला क्या है, ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा क्या है, देशी रियासतें। ये जो है देशी रियासत, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2D पॉइंट आपको समझना है बातों को। ये क्या कैसे समझेंगे हम लोग, जरा देखो। ये ब्रिटिश प्रांत, जैसे आज भारत में हम कहें 2 तरह के राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक सामान्य राज्य, जिसमें अलग अलग राज्य सरकारें होती है। लेकिन उस समय भारत में 2 तरह के प्रांत थे। एक प्रोविंसेस बताए, 542 प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस पे भी अंग्रेजों का शासन था, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट शासन नहीं था। इनडायरेक्ट रूप से वो शासन करते थे प्रोविंसेस के ऊपर। इनडायरेक्ट शासन कहने का मतलब है कि वहाँ के जो छोटे छोटे राजा होते थे उनसे लगान वसूला करते थे, उनसे वसूला करते थे, वहाँ के क्षेत्र के लोगों से नहीं, क्योंकि वहाँ के क्षेत्र के लोगों से वसूलने का काम वहाँ के प्रशासक करते थे, जो वहाँ के राजा हुआ करते। तो वैसे क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग देशी रियासतें, जहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से टैक्स लेते थे अंग्रेज, और जहाँ पे डायरेक्ट शासन अपने से खुद करते थे। सारे लोगों का रेवेन्यू कलेक्ट करना, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सारे चीज़ को खुद कंट्रोल करते थे अंग्रेज।
उनको कहते थे हम लोग ब्रिटिश प्रांत। तो ये दो तरह के प्रांत थे भारत में आज़ादी के समय। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, नेक्स्ट पॉइंट 2 को आप देखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक के प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो आज़ादी के बाद दो देश आए सामने, एक का नाम था भारत, बड़ा भाई, और छोटा नाम भाई पाकिस्तान। एक का नाम इधर भारत आया जिसको हम लोग इंडिया कहते हैं, और इधर आया पाकिस्तान। तो ये दो आए। देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, मैंने अभी चर्चा किया था। 3 विकल्प दिए गए, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, जैसे छोटका के पास चले जाओ तुम, ठीक है, यहाँ पे शामिल हो जाओ, या फिर आप इंडिया में शामिल हो, या फिर आप इस दोनों में से किसी में शामिल ना हो। समझ में आ रहा है? इंडिया में भी शामिल ना हो, पाकिस्तान में भी आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो इस तरह के प्रावधान दिए गए थे। अब क्या होता है आप देखेंगे तो बहुत सारे, मैंने बताया 542 में 539 और सारे राज्य को अलग अलग करके मिला दिया गया। तब धीरे धीरे क्या होता है, मिलाने के बाद में अंततः आप जब आएंगे क्रम में, तो वो क्रम हम लोग पहुंच जाते हैं 1950 के तकरीबन। और 1950 में भारत के सभी राज्यों को 4 ग्रुप में बांटा गया, 4 खंडों में बांटा गया, क ख ग घ। जैसे ग्रुप आप स्टेट पार्ट 1 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1 मिनट, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टेट का पार्ट ए ग्रुप, यहाँ जो है ये बी ग्रुप है, ये जो है सी ग्रुप है, और ये है डी ग्रुप। आप ये 3 ग्रुप को देख पा रहे होंगे, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप। आप ये 4 ग्रुप को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ग्रुप ए में क्या किया गया, को भारत के जो एक राज्य हैं आसाम, बिहार, बॉम्बे, क्योंकि बाद में मुंबई नाम किया गया, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड। अब ये यूनाइटेड मतलब हो गया, पहले संयुक्त प्रांत बोलता था उत्तर प्रदेश को, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का मतलब होता था उत्तर प्रदेश, तो इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं यूनाइटेड प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंसेस। और वेस्ट बंगाल, ये सबको ग्रुप ए में रखा गया। आप देख रहे हैं 9 राज्य को ग्रुप बी में, 10 राज्य को ग्रुप सी में, और अंडमान निकोबार को ग्रुप डी में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि अंडमान निकोबार को जब 1950 में राज्यों को 4 ग्रुप में बांटा गया था, तो अंडमान निकोबार के कौन से ग्रुप में रखा गया था, तो ग्रुप डी में। मध्य प्रदेश में देख रहे हैं भोपाल ग्रुप सी में रखा गया था, बिलासपुर ग्रुप सी में था, ठीक है, अजमेर शरीफ जो है आपका ग्रुप सी में था। तो ये सब मणिपुर, त्रिपुरा, तो ये ग्रुप सी। तो ये 4 ग्रुप को बनाया गया था। बाद में क्या होता है कि भारत में अलग अलग आयोग का गठन किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं धर आयोग और जेपीपी समिति, ये आयोग को काम दिया गया। और ये आयोग को क्या काम दिया गया कि आप रिपोर्ट तैयार कीजिए कि भारत में राज्य का गठन किस आधार पर होना चाहिए, क्योंकि भारत में एक मांग बहुत जोरों से उठ रही थी कि भारत में जो राज्यों का उदय हो वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो आपको पता है कि भारत में कितने भाषाएं बोली जाती है, और इतने सारे भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करना, ये एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के पक्ष में नहीं था ये बातें। तो ये भारत के पास एक बहुत बड़ी समस्या था, और अलग अलग आयोग को गठन किया गया, और उस आयोग ने अपना अपना अलग अलग रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया। उसके बाद देखिए क्या होता है, आप देखिए कि 1948 में, पहले देखते हैं हम लोग धर आयोग, एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया जिसको हम लोग कहते हैं धर आयोग। यह आयोग का काम सिर्फ ये है कि भारत में राज्य का गठन कैसे करा जाएगा। और आपको पता होना चाहिए आयोग द्वारा दिया गया क्या रिपोर्ट है, धर आयोग ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत किया भारत सरकार के सामने। तो सबसे पहले जो अभी हम लोग देखेंगे, धर आयोग के रिपोर्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे? धर आयोग के रिपोर्ट के देखेंगे। तो जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने सिफारिश की राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बिना प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है, धर आयोग ने क्या अपना फैक्ट दिया, धर आयोग ने क्या बोला
कि भारत में जो राज्यों का गठन हो वह भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया? भारत में राज्य का गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। यह धार आयोग का रिपोर्ट है कि भाषा के आधार पर अब राज्य का गठन नहीं करे, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार करें। जिस तरह से हमको शासन करने में, देश को चलाने में, राज्य को चलाने में आसानी होगा, उस आधार पर ही भारत में राज्यों का गठन करे, भाषा के आधार पर राज्य का गठन ना करे। यह रिपोर्ट दिया था धार आयोग ने। तो धार आयोग का रिपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा आयोग है, दूसरा आयोग जो है यह है जेबीपी आयोग। इसमें 3 लोग शामिल थे, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। ये 3 लोगों को मिलाकर एक समिति फिर बनाया गया, जिस समिति को कहते हैं हम लोग जेबीपी समिति। और जेबीपी समिति ने भी जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उस रिपोर्ट में यही बात बताया था कि भारत में जो राज्य का गठन है वो भाषाई आधार पर नहीं किया जाएगा, वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाएगा। ये दोनों का रिपोर्ट सेम आया था, धार आयोग का और जेबीपी समिति का। धार आयोग का, जेबीपी समिति का। तो जेबीपी समिति में कितने लोग थे? 3। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया जी, ठीक है। ये 3 लोग थे जेबीपी समिति में, और ये दोनों समिति का रिपोर्ट एक ही प्रकार का था। दोनों ने यह अनुशंसा किया था कि भारत में जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। भारत में जो है राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। आगे आप देखेंगे कि 1948 में अन्य भाषाई प्रांत का गठन किया गया, जिसमें जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, यही आप पढ़े होंगे, बताए जो हमको, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये स्टैंड है जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता, ये बी से हम, और पट्टाभी सीतारमैया पी से, और इसको स्टैंड करते हैं हम लोग पी में, ठीक है। तो ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ये रिपोर्ट जेबीपी समिति ने के रूप में जाना जाता है, इस कमेटी को जेबीपी समिति के रूप में। इसने अपने रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत किया, 1949 में प्रस्तुत किया, और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया, मतलब नहीं माना कि भाषा के आधार पर राज्यों को गठन किया जाएगा। क्योंकि भारत में ना एक बहुत आंदोलन चल रहा था 1953 के करीब। 1953 कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता थे, आप देखेंगे यहाँ पे, अक्टूबर 1953 में 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीराम मुल्लू, ये जो पोट्टी श्रीराम मुल्लू थे, पोट्टी श्रीराम मुल्लू, ये कांग्रेस के नेता थे। ये तेलुगु भाषाई राज्य की मांग, आंध्र प्रदेश की, इसका आंदोलन करते हुए मृत्यु हो गया था। तब पर भी जो भारत में पहले 2 कमेटी का गठन किया गया, धार आयोग, कौन आयोग बोल रहे हैं, धार आयोग और जेबीपी समिति, इस दोनों ने कहा कि भारत में जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर नहीं होना चाहिए? भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार राज्यों के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास में अलग कर तेलुगु राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। तो तेलुगु राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य 1953 में गठन किया गया, वो था आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि भारत में भाषा के आधार पर कौन से राज्यों का गठन किया गया। तो भारत में भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया था वो राज्य था आंध्र प्रदेश। वो कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया था वो राज्य था आंध्र प्रदेश। और वो कब किया गया था? 1953 में किया गया था। वो कब किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी सीताराम मुल्लू का निधन हो गया था। दबाव में आकर भारत में बहुत तरह के आंदोलन अलग अलग क्षेत्र में चल रहे थे। सभी लोगों का कहना था कि मेरे भाषा के आधार पर मेरे राज्य का गठन होना चाहिए। लेकिन बाद में जब इस क्षेत्र में आंदोलन ज़्यादा तेज हो चुका था तो फिर सरकार को दबाव में आने पर भारत में पहली बार भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया था। वो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश और वो गठन किया गया 1953 में। कब किया गया? 1953 में। आगे हम लोग देखते हैं एक आयोग और भी बनाया गया। भाषा के आयोग पर भारत में 3 आयोग का गठन हुआ, 1, 2 और ये तीसरा आयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला धर आयोग, DHAR धर आयोग, दूसरा हम बोले JBP आयोग और तीसरा आयोग देख रहे हैं आप यहाँ पे फजल अली आयोग।
तो देखो दो ने क्या बोला कि भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं हो सकता, इसने भी बोला और इसने भी बोला। लेकिन इसने क्या बोला फजल अली आयोग ने, तो फजल अली आयोग ने 1955 में अपना रिपोर्ट दिया, 1955 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। देखो ये 3 आयोग का गठन हुआ, एक आयोग ने मात्र कहा कि भारत में राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए, और वो जो आयोग था वो आयोग था फजल अली आयोग। क्या नाम था आयोग का? फजल अली आयोग। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फजल अली आयोग ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो उसने प्रस्तुत किया था भारत में राज्यों का जो उदय है या राज्यों का जो गठन है वह भाषा के आधार पर होना चाहिए। धारा आयोग ने भाषा के ऊपर मना किया था, जेबीपी ने भी भाषा पर मना किया था। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझिए बहुत ही बेहतर तरीके से जब आप चीज़ों को समझेंगे ना तो बहुत अच्छा सा कंसेप्ट समझ में आएगा कि भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए 3 आयोग का गठन किया गया था, धारा आयोग, जेबीपी आयोग, फजल अली आयोग। तो सब ने अपना अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उस रिपोर्ट में क्या जिक्र किया, तो इन सारे बातों की जो चर्चा है वहाँ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। और मैं जो आपको बताया था कि भाग 1, 2, 3, तो 7वां भाग को संविधान से हटाया भी गया है। 7 भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 में, 1956 में 7वां भाग को कब डिफ्यूज़ किया गया था? 1956 में। संविधान का ये पहला भाग है जिसको डिलीट किया गया है संविधान से, मतलब हटा दिया गया है। वो डिलीट कब किया गया है? 1956 में। तो आप समझ जाएंगे कि इसको अनइंस्टॉल कर दिया गया, भाग 7 को जो है वो अनइंस्टॉल कर दिया गया। अनइंस्टॉल किया गया 4 गो भाग को, वो हम लोग भाग में देखे थे जब हम लोग भाग का कंसेप्ट को देख रहे थे। तो इसमें क्या किया गया कि भारत में जो ग्रुप वाइज राज्य का निर्माण किया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरह से ग्रुप ए, बी, सी, ग्रुप डी, इस तरह से जो राज्य का निर्माण किया था इस सबको डिसमिस कर दिया गया, ख़त्म कर दिया। बोला इस आधार पर भारत में राज्य का गठन नहीं किया जाएगा, इस आधार पर भारत में राज्य का गठन नहीं किया जाएगा, इस सब कुछ समाप्त कर दिया गया। और भाग 7 में यही लिखा था, यही बात लिखा था। तब फिर बाद में आकर भारत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। तब फिर भारत में बाद में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। अभी हम लोग देखेंगे बहुत ही डिटेल तरीके से भारत में 14 राज्य से आगे बढ़कर कैसे 28 राज्य, 29 राज्य तक हम लोग पहुँचे हैं, उस क्रम को भी हम लोग सही तरीके से अध्ययन करेंगे। तो अभी आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे इस लेक्चर को, केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य का उदय। तो 1956 के बाद, 1956 के बाद आप देखो यहाँ पे कि 1956 में भारत में मात्र 14 राज्य है। 1956 में भारत में कितना राज्य है? 14 राज्य है, मात्र 14 राज्य है। कब है वो 14 राज्य? 1956 में है। ये 14 राज्य कब है? 1956 में मात्र भारत में 14 राज्य है। 1956 में मात्र भारत में 14 राज्य है और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? मात्र 6 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन 1960 के में आके एक नया राज्य जहाँ से भी मोदी जी बिलोंग करते हैं, ये 1960 ईस्वी में गुजरात राज्य का जन्म हुआ। तो गुजरात राज्य, ये समझ में आ रहा है ना? तो गुजरात का जन्म कब हुआ? 1960 में। और भारत के 15वें राज्य के रूप में 15वां राज्य कौन है? गुजरात। जैसे आप मैप में आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत का 15वां राज्य, भारत का 15वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 15वां राज्य है गुजरात। भारत का 15वां राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का 15वां राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का 15वां राज्य कौन सा है? गुजरात। तब 15 नंबर का बस पकड़िएगा तो गुजरात चले जाइएगा। 15 नंबर का अगर बस पकड़िएगा तो कहाँ चल जाइएगा? गुजरात चले जाइएगा। 15 नंबर का अगर बस पकड़िएगा तो आप कहाँ चल जाइएगा? गुजरात चल जाइएगा। तो 15वां राज्य कौन सा है? भारत का गुजरात। और ये गुजरात कहाँ से? यही महाराष्ट्र देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक लाइन खींचा गया और यही लाइन होके आप ऐसे 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 आप देख रहे हैं ना, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र। सोचो पहले कितना बड़ा महाराष्ट्र था, ये महाराष्ट्र कितना बड़ा है। इतना बड़ा होता था क्षेत्र, ये पूरा अगर हम मिला दें तो ये पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र का हुआ करता था।
ये आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? तो दिख ही रहा है। तो ये इसी से काटकर 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र को दो टुकड़ों में बांट दिया उन्हें। यह मराठी भाषी लोगों के लिए, यह गुजराती के लिए यह बना दिया गया अलग राज्य। यह भारत का 15वां राज्य है। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि भारत का 15वां राज्य कौन सा है। भारत का 15वां राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। भारत का 15वां राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। भारत का 15वां राज्य गुजरात है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आपको 15वां राज्य समझ में आ गया। अभी हम लोग बात करते हैं दादर व नगर हवेली। आप यहाँ देखो, आप देखो दादर व नगर हवेली, ये जो है 1954 ईस्वी में इसके स्वतंत्र होने के पूर्व यहाँ पुर्तगाली का शासन था। और दादर और नगर हवेली कहाँ है? इस वाले क्षेत्र में। तो ये पहले क्या था, पुर्तगाली के अंतर्गत आता था। ये वाला जो क्षेत्र था, ये यहाँ पे पुर्तगाल के लोग शासन करते थे, दादर व नगर हवेली वाले क्षेत्र में। लेकिन क्या हुआ, पहले तो ये आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद ये होता था, वहाँ के जो लोग रहते थे वहीं के द्वारा यहाँ का प्रशासन चलाया जाता था। लेकिन बाद में 10वें संविधान संशोधन 1961, 10वां संविधान संशोधन, आप यहाँ पे देखो 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिणत। तो दादर और नगर हवेली 1961 में संघ शासित प्रदेश बना था। कब बना था? 1961 में। 1961 में दादर व नागर हवेली 1961 में कब बना था? 1961 में कब बना था? 1961 में दादर व नागर हवेली कब बना था? 1961 में। ठीक है, ये आपको समझ में अच्छे से आ गया। दादर व नागर हवेली कब बना था? 1961 में। कोई दिक्कत है? तो दादर व नागर हवेली राज्य का गठन 1961 में किया गया था। तो यहाँ पे है दादर और नागर हवेली, आप समझ लेना अच्छे तरीके से। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं गोवा, दमन एंड द्वीप। देखो यहाँ पे गोवा, दमन एवं दीव, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है, सटा हुआ एकदम दमन महाराष्ट्र में, गुजरात में। और द्वीप भी यहाँ पे, दमन एंड दीव। तो 1961 से पहले या पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत के इन क्षेत्रों को अधिकृत किया गया। बाद में 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित किया गया। तो दमन, द्वीप और गोवा, ये सब को पहले संघ शासित प्रदेश गोवा भी था, लेकिन क्या हुआ, संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 ईस्वी में 1987 ईस्वी में इसी गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसी तरह दमन और द्वीप को पृथक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। अभी तो एक ही है, लेकिन पहले क्या था, पृथक था। अभी आप यहाँ पे देखो, दमन और द्वीप को अलग अलग राज्य बनाया गया, लेकिन 1987 1987 में इसको एक अलग स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। यहाँ पे है गोवा, गोवा, गोवा। आप समझ गए होंगे। आगे चले। अब पांडुचेरी, पांडुचेरी की थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जरा देखना। पांडुचेरी का जो अलग अलग राज्य जिला है, जैसे आप देखे होगे यनम, आप देखो माहे, आप देखो यहाँ पे पांडिचेरी, आप यहाँ पे देखो कराईकल। तो पांडुचेरी का ये 4 जिला, 1 जिला, 2, 3 और ये 4 जिला, ये फ्रांसीसी के अधीन था।
पांडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी स्वरूप 1954 फ्रांस स्वतंत्र 14वें संविधान संशोधन द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14वां संविधान संशोधन करके इसको केंद्र शासित प्रदेश। तो ये अभी आप जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है। यनम, यनम जो है ये भारत का ही एक पुडुचेरी का ही एक पार्ट है। यनम, यनम एक जिला है पुडुचेरी का। पूछेगा किस राज्य की सीमा, तो आंध्र प्रदेश के पास। तमिलनाडु में आपका कराईकल, यहाँ पे देख रहे हैं कराईकल और पुडुचेरी मिलेगा। और माहे आपका है केरल में। माहे कहाँ है? केरल में। माहे कहाँ है? केरल में। माहे और अनम, अनम जो है वो आपका पड़ जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अनम, आंध्र प्रदेश में क्या होगा? अनम। और से आंध्र प्रदेश, और से अनम, आंध्र प्रदेश क्या होगा? ठीक है। ठीक है, यह नाम आपको देख लिया गया। ये जो राज्य है यनम, आंध्र प्रदेश, य से यनम। और यहाँ पे आप देख रहा होगा पुडुचेरी, पहले पांडिचेरी नाम होता था, बाद में पुडुचेरी कर दिया। और यहाँ पे कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे माहे है जो कि केरल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? केरल। तो पुडुचेरी में जो है, पहले पांडुचेरी कहते थे, अभी पुडुचेरी कहते हैं। तो 14वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भारत का केंद्र शासित राज्य बनाया गया। और इसमें 4 जिला है। इसमें जिलाओं की संख्या कितना है? 4 जिला है। इसमें कितना है जिला है? तो 4 जिला है। इसमें जिला की संख्या 4। कितने राज्य में? तो 3 राज्य में। 3 राज्य में 4 जिला। 3 राज्य में कितना जिला है? तो 4 जिला है। 3 राज्य में जिलाओं की संख्या कितना है? 4। 3 राज्य में जिला की संख्या कितना है? 4। नागालैंड, नागालैंड भारत के संघ के 16वें राज्य का दर्जा के रूप में 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। देखो नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा 1961 में, अब 1961 के पूर्व में इसे असम, देखो अब यहाँ है नागालैंड। पहले नागालैंड को देखो है कहाँ। मैं जो लाइन दे रहा हूँ इसको आप जरा अच्छे से देखें। ये पार्ट है नागालैंड का। ये पार्ट किसका है? नागा का। नागालैंड, तो नागालैंड भारत का 16वां राज्य 1961 में। देखो 1960 में आ गया गुजरात, 15वां राज्य। तब 15 इधर और 16 इधर, सीधा इधर 15 इधर हो गया 60 में, 61 में इधर हो गया आपका ये वाला राज्य जो है 61 में बना है, 61 में। तो ये 1961 में 16वां राज्य है, भारत का 16वां राज्य है। ठीक है, भारत का 16वां राज्य है। 1961 में इसका गठन किया गया। कब किया गया? 1961 में। तो 16वां राज्य नागालैंड, 15वां गुजरात। तो देखो ये पूरब में है और ये पश्चिम में है। तो कितना कंसेप्ट क्लियर है? 15वां राज्य पूछेगा तो गुजरात बता देंगे, 16वां राज्य पूछेगा तो नागालैंड बना दें। 1960 1961 में। तो 15वां राज्य जो अस्तित्व में आया वो 1960 में आया। कब आया? 1960 में। 15वां राज्य कब आया? 1960 में आया। 15वां राज्य कब आया? 1960 में आया। ये आपको समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। अब देखो हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं 1966 में। तो हरियाणा पहला, यहाँ पे हम बात करते हैं हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य में राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन हुआ। देखो आप ये जो यहाँ पे देखो आप ये जो पंजाब देख रहे हो ना आप, पंजाब मतलब पंजाब का ही पार्ट था। ये जो हरियाणा देख रहे हो आप, यहाँ पे हम लोग 3 लिया। और ये जो चंडीगढ़ है यहाँ पे, ये चंडीगढ़ को भी देख रहे हो, हिमाचल को भी देख रहे हो। ये पूरा पहले पंजाब हुआ करता था। तो इस पंजाब से अलग करके तो एक हिमाचल अलग कर दिया, उसके बाद हरियाणा अलग कर दिया, और यहाँ पे चंडीगढ़ भी छोटा सा है उसको भी अलग कर दिया। तो इस दोनों को केंद्र शासित राज्य रखा गया, हिमाचल और चंडीगढ़ को।
हिमाचल और चंडीगढ़ को, ये दोनों को केंद्र शासित प्रदेश रखा गया। लेकिन हरियाणा को 1966 ईस्वी में ये भारत का 17वां राज्य, तो 15वां हो गया 1960 में। 1960 में 15वां। 16वां राज्य नागालैंड आ जाते हैं हम, ये है नागालैंड भारत का 16वां राज्य 1961 में। और यहाँ से हम लोग सीधा भाग जाते हैं हरियाणा, यह भारत का 17वां राज्य है 1966 में, भारत का 17वां। तो आप देख रहे हैं ट्राइंगल जैसा जा रहा है, इधर से इधर और इधर से इधर। एक बार क्लीन कर दे रहा हूं। अब देखो 15 यहाँ से जा रहा है किसके पास, 16 के पास, 1961-60 से शुरू हुआ, और यहाँ से जा रहा है हरियाणा के पास 17। अब यहाँ क्या लिखा, 1971 में संघ शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश। अब जो देखो पहले 1966 में क्या हुआ था कि ये जो पंजाब था ना, पंजाब, तो पंजाब से ही अलग करके दो केंद्र शासित राज्य, एक यहाँ पे चंडीगढ़ हिमाचल पर। लेकिन 1971 में क्या होता है, 1971 में ये हिमाचल को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, भारत का 18वां राज्य। तो 17 हरियाणा, 18 हिमाचल प्रदेश। 17 18 17 18 17 नीचे, 18 ऊपर। 17 में क्या है हरियाणा, 18 में है हिमाचल प्रदेश। 17 में क्या है हरियाणा, 18 में हिमाचल प्रदेश। तो भारत का 18वां राज्य क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। भारत का 18वां राज्य क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। भारत का 18वां राज्य क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। भारत का 18वां राज्य कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। भारत का 18वां राज्य कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। भारत का 18वां राज्य कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। 15वां राज्य कौन सा है, गुजरात है। भारत का 15वां राज्य कौन सा है, गुजरात। भारत का 15वां राज्य कौन सा है, गुजरात। 16वां राज्य कौन सा है, नागालैंड। 17वां में आपका क्या आएगा, 17 में आपका हरियाणा, और 18 में आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। 18 में क्या हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए, 14 से 18। तो 14 से 18 पहुँचने में पहला, 15 में गुजरात, 16 में नागालैंड। 16 में क्या आया, नागालैंड। 17 में आपका आ गया हरियाणा, और 18 में आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। तो ये आप समझ गए 4। और भी आगे हम लोग देखते हैं, आगे और भी कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग बहुत डिटेल तरीके से देखेंगे। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। आप देखो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो मणिपुर 19वां राज्य है। देखो भारत का जो 19वां राज्य है, यहाँ पे है मणिपुर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मणिपुर। 16 3 19, 16 ऊपर में, 19 यहाँ पे। और उसके बाद आता है मणिपुर के बाद त्रिपुरा, भारत का किस्मा 20वां राज्य, 19, और ये आ गया 20। और उसके बाद मेघालय, 20 दिन तक लगातार मेघालय, 21 दिन तक। तो 19 20 21, 19 मणिपुर, 20 त्रिपुरा। 20 नंबर का गाड़ी से जाएंगे त्रिपुरा, और 3 सप्ताह तक लगातार मेघालय में वर्षा होते रहता है। इसीलिए हम कहते हैं भारत का 21वां राज्य। 3 सप्ताह कहने का मतलब है 7 या 21, तो 21 दिन तक। ऐसे याद करने के लिए एक मेनोमिक्स में बता रहा हूँ। और त्रिपुरा से जो गाड़ी खुलती है उसकी गाड़ी नंबर है 20, और 16 3, 16 नंबर में नागालैंड। 16 3 19, 19 में क्या है, मणिपुर है। 19 में क्या है, मणिपुर है। 19 में क्या है, मणिपुर है। तो मेघालय भारत का 21वां राज्य है। मेघालय भारत का 21वां राज्य है। मेघालय भारत का 21वां राज्य है। मेघालय भारत का क्या है, 21वां राज्य है। मेघालय भारत का क्या है, 21वां राज्य है। मेघालय भारत का क्या है, 21वां राज्य है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 19वां राज्य कौन सा है, 19वां राज्य जो है वो त्रिपुरा है। 19वां राज्य क्या है, वो त्रिपुरा है। 19वां राज्य क्या है, त्रिपुरा है। सॉरी, 19वां राज्य मणिपुर है, 20वां राज्य त्रिपुरा, और 21वां राज्य मेघालय। तो 21 18 से हम लोग देखो, आप ये 15 आप समझ में आ गया, 16 नागालैंड, 17 यहाँ, 18 यहाँ, 19 यहाँ मणिपुर, 20 त्रिपुरा, 21 मेघालय। तो इतना हो गया, 21 तक आ गए। अब हम लोग 21 से आगे बढ़ते हैं। सिक्किम, सिक्किम के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सिक्किम 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहाँ चोग्याल का शासन था। तो शाही राज्य मतलब ये जो प्रांत था सिक्किम का, सिक्किम देखो यहाँ पे है, और ये जो सिक्किम है ना, यहाँ पे राजा था, प्रोविंसेस कहलाता था ये। प्रोविंसेस के अंतर्गत ये आते थे। चोग्याल शासक ने शासन करता था। 1947 के आज़ादी के बाद यहाँ पे शाही राजा चोग्याल का शासन था। 1974 में सिक्किम ने अपने प्रत्यय अपने एक ये ना इच्छा जाहिर किया कि मैं भारत में मिलना चाहता हूँ, ठीक है। तो 1974 में द्वारा एक राज्य बनाया गया, मतलब ऐसा राज्य बनाएगा 35वां संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान 1974 के द्वारा इसका राज्य बनाया गया, लेकिन पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां 1975 में
1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या किया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा कब क्या दिया गया, 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन 1975 36वां संविधान संशोधन 1975 36वां संविधान संशोधन 1975 36वां संविधान संशोधन 1975। ये आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो भारत का जो सिक्किम है ये आपका हो गया 22वां राज्य के रूप में, आपका कौन आ गया, सिक्किम आ गया। 21वां राज्य में मेघालय, 20वां राज्य में त्रिपुरा, 19वां राज्य में मणिपुर, 16वां राज्य में नागालैंड, 15वां राज्य की बात करें तो गुजरात, 17वां राज्य की बात करें तो हरियाणा, 18वां राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। 18वां राज्य में कौन हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश। 18 दिन लगता है हिमाचल प्रदेश जाने में, और उससे एक दिन कम कर देंगे तो हरियाणा में 17 दिन। नीचे से जा रहे हैं हरियाणा तो 17 दिन, तो ऊपर पहुंचने में एक दिन और लगेगा। ऊपर हरियाणा से ऊपर एक दिन जाए, ये 17वां ये रहा गुजरात। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब 22 राज्य तक आप तो पढ़ लिया। 22 राज्य कौन कौन सा पढ़ा, तो 15, 16 में नागालैंड, ठीक है, 17 में आप हरियाणा पढ़ लिया, 18 में हिमाचल पढ़ लिया, 19 में मणिपुर पढ़ लिया आपने, 20 में त्रिपुरा पढ़ लिया आपने, 21 में मेघालय पढ़ लिया आपने, 21वां राज्य है भारत का। 22वां राज्य आपका सिक्किम पढ़ लिया आपने, 22वां। अब यहाँ पे 23, 24 और 25 की बात करेंगे। तो गोवा 1987 में भारत का, अब देखो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा 1947 में 23वां, 24वां। अब देखो यहाँ पे मिजोरम जो है ये मिजोरम ये भारत का 23वां राज्य हो गया। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश हो गया भारत का 24वां राज्य। एक बार क्लीन कर दे रहा हूँ। मिजोरम भारत का 23वां राज्य हो गया, 24 राज्य अरुणाचल प्रदेश, और 25वां राज्य जो है ये गोवा जो है 1987 में मैंने बताया था एक स्वतंत्र राज्य बना था, ये भारत का 25वां राज्य है। तो 15 से 10 जोड़ेंगे तो 25, इधर से ऐसे कर लो 25। ठीक है, इसका हम कुछ शॉर्टकट आइडिया लगा के किसी भी उसमें बता देंगे, अभी आप याद करो। 24 नागालैंड 16 में है, मणिपुर आपका 19 में हो गया, मिजोरम आपका 23 में हो गया, तो 16 3 फिर 3 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 22 23। तो ऐसे करके हम कुछ देखेंगे, लेकिन ऐसे अभी नॉर्मली आप इसी फॉर्म में इसको याद रखो। ये 20वां राज्य है, ये 21वां राज्य है, ये 22वां राज्य है, और ये मिजोरम जो है ये 23वां राज्य है। ठीक है, तो फिर आप 25 राज्य तक आप पढ़ लिए होंगे। 25 राज्य के बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है 26, 27, 28, ये 2000 इसमें बना है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ 36 होता है तो वहाँ 10 घटा देंगे, तो भारत का जो 26वां राज्य जो है ये आपका छत्तीसगढ़ है। भारत का 26वां राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। और उत्तराखंड जो है जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर ये बना है उत्तराखंड, ये भारत का 27वां राज्य है, ये भारत का 27वां राज्य है। और झारखंड जो कि बिहार से अलग होकर बना है, ये भारत का 28वां राज्य है। और 29वां राज्य जो तेलंगाना है 2014 में अलग हुआ है। कब हुआ अलग, 2014 में अलग हुआ है तेलंगाना। ये भारत का जो है ये भारत का जो है ये भारत का जो है तेलंगाना जो है ये भारत का जो है कौन सा राज्य है, 29वां राज्य है। 2014 में 29वां राज्य जो 2014 में यहाँ पे आप देख रहे होंगे तेलंगाना भारत का 14वां राज्य है। तो एक बार आप अच्छे से समझ लो, फिर से डिटेल फॉर्म में मैं एक बार क्लियर करके अच्छे से समझा देता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग को याद रखेंगे। तो 15 नंबर आपको समझ में आ गया ना। 15 में क्या है गुजरात, 16 में क्या है, इतना बार मैंने कराया है कि इसको याद हो जाना चाहिए आपको। 16 में क्या है नागालैंड, 16 हो गया। 17 की अगर बात करें तो हम लोग सीधा चल जाते हैं हरियाणा, ये 17 नंबर में हो गया। 18 नंबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश 18 नंबर हो गया। अगर 19 की बात करें तो ये मणिपुर है जो 19वां राज्य है भारत का। 20वां राज्य आपका त्रिपुरा हो गया, भारत का 20वां राज्य। 21वां राज्य की अगर बात करें तो ये मेघालय है, भारत का 21वां राज्य, क्योंकि 21 दिन तक वर्षा पड़ता है। सिक्किम जो है ये भारत का 22वां राज्य है। अगर हम 23वां राज्य की बात करें तो मिजोरम भारत का 23वां राज्य है। और अगर 24वां की बात करें
तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का 24वां राज्य है। और एक जो छोटा सा राज्य है 25वां राज्य, ये गोवा भारत का 25वां राज्य है। 1987 में निर्माण हुआ है, 1987 में गोवा राज्य का निर्माण हुआ है। तो ये भारत का 25वां राज्य है। 26 में हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे। 27 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। 28 में हम लोग झारखंड को पढ़ेंगे। 28वां राज्य जो भारत का है वो है झारखंड। और 29वां राज्य जो भारत का है तेलंगाना। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 14 राज्य से कैसे कैसे क्रम बढ़कर हम लोग 29 राज्य तक बढ़े, फिर एक राज्य घट गया और फिर हम लोग आ गए 28 पे। तो इस सारे क्रम को हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा। अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल फॉर्म के साथ हम लोग मिलेंगे। तो लेट्स क्रैक बिहार एग्ज़ाम। जिन लोगों को भी पसंद आ रहा है हमारे इस लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और फिर जल्दी से बोर्ड ठीक होने वाला है। बोर्ड ठीक होते ही हम लोग फिर से मिलेंगे, वापस मिलेंगे। तो फिर चलिए, जय हिंद, जय भारत।